नमस्कार। हाल ही में उत्तरकाशी के धराली में जो विनाशकारी बाढ़ आई उसने सबको दहला दिया। और शुरू में तो एकदम से कह दिया गया कि ये बादल फटना है, क्लाउड बस्ट। हाँ बिल्कुल, वो पहली रिपोर्ट तो यही थी। हम्म। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी और जानकारी आई ना, हम्म। तो लगा कि शायद कहानी इतनी सीधी नहीं है। मतलब कुछ सवाल उठने लगे। सही बात है। तो आज हम यही करने वाले हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम जरा गहराई में जाकर देखेंगे कि इस घटना के पीछे असल में क्या-क्या कारण हो सकते हैं। क्या ये वाकई सिर्फ बादल फटना था या कुछ और परतें हैं इसमें? हाँ, मतलब कोशिश यही है कि जो ऊपर ऊपर की बातें हैं उनसे आगे बढ़कर थोड़ा विशेषज्ञों की राय, आंकड़ों को देखकर पूरी तस्वीर समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो बादल फटने वाली बात। मौसम विभाग आईएमडी, उनके आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हम्म। आईएमडी ने जो डेटा दिया उसके मुताबिक घटना के टाइम धराली में सिर्फ 27 मिलीमीटर बारिश हुई थी। सिर्फ 27 मिलीमीटर? हम्म। अरे बादल फटने के लिए तो वो कहते हैं कि 1 घंटे में करीब 100 मिलीमीटर या उससे भी ज्यादा बारिश होनी चाहिए। एग्जैक्टली 100 मिलीमीटर प्रति घंटा। तो 27 मिलीमीटर तो मतलब उसके आसपास भी नहीं है। तो ये तो बड़ा फर्क है। हम्म। यहीं से सवाल उठता है कि अगर बादल नहीं फटा तो फिर अचानक इतनी जबरदस्त बाढ़, इतना पानी, मलबा, ये सब आया कहाँ से? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं पर हमें दूसरे संभावित कारणों को देखना पड़ता है। इसमें एक बड़ी संभावना है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की, जिसे GLOF कहते हैं। GLOF? हाँ। अच्छा, ये क्या होता है? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। देखिए, जैसे तापमान बढ़ रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये पिघला हुआ पानी ग्लेशियर के मुहाने पर या उसके पास ही जमा हो जाता है। जमा हो जाता है? कैसे? वो बर्फ, पत्थर या जो मलबा होता है ना ग्लेशियर का, वो एक तरह का कमजोर सा नेचुरल बांध बना देता है। उसके पीछे पानी इकट्ठा होकर एक झील सी बन जाती है। अच्छा, मतलब पहाड़ों में ऊपर ग्लेशियर के पास ऐसी झीलें बन जाती हैं? हाँ, बन सकती हैं। और दिक्कत यह है कि ये झीलें और उनके बांध अक्सर बहुत अस्थिर होते हैं। अस्थिर मतलब ये कि वो जो बर्फ या मलबे का बांध है वो कभी भी टूट सकता है, पानी का दबाव बढ़ने से, या मान लीजिए कोई छोटा भूकंप आ गया या कोई हिमस्खलन हुआ तो वो बांध टूट जाता है। हाँ, और जैसे ही वो टूटता है, उस झील में जमा लाखों क्यूबिक मीटर पानी और ढेर सारा मलबा, वो सब एकदम से भयानक तेजी से नीचे घाटी की तरफ बह निकलता है। ओहो, तो ये एक तरह की फ्लैश फ्लड हो गई। बिल्कुल लेकिन ग्लेशियर से शुरू हुई। बिल्कुल। और इसका असर बहुत विनाशकारी होता है, जैसी बाढ़ शायद धराली में आई। और चिंता की बात यह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय में GLOF का खतरा बढ़ रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ये तो वाकई गंभीर बात है। मतलब ऊपर पहाड़ों में ऐसे टाइम बॉम्ब छुपे हो सकते हैं? तो GLOF एक बड़ी संभावना लग रही है, पर क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? हाँ, एक और संभावना है जिस पे बात हो रही है, वो है मलबा प्रवाह, या जिसे कहते हैं लैंडस्लाइड डैम ब्रीच। लैंडस्लाइड डैम रीच यानी भूस्खलन से बना बांध टूटना। जी, हो सकता है कि भारी बारिश या किसी और वजह से ऊंचाई पर कहीं कोई बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, अच्छा। और उस लैंडस्लाइड के मलबे ने कुछ देर के लिए नदी या किसी बड़े नाले का रास्ता रोक दिया हो। हाँ, समझ रही हूँ। तो पानी उसके पीछे जमा होने लगा। बिल्कुल, पानी और मलबा जमा होता गया, दबाव बढ़ता गया, और फिर अचानक वो जो मलबे का अस्थायी बांध था वो फट गया, टूट गया। और सारा पानी और मलबा एक साथ नीचे आ गया। हाँ, इसका नतीजा भी बिल्कुल GLOF जैसा ही हो सकता है, अचानक भयानक बाढ़ जिसने पानी कम, मलबा और पत्थर ज्यादा। तो ये दोनों ही चीजें, GLOF और लैंडस्लाइड डैम ब्रीच, उस तरह की अचानक आई तबाही की वजह हो सकती हैं, जो सिर्फ 27 मिलीमीटर बारिश से तो नहीं लगती। लेकिन क्या इसमें हम इंसानों का भी कोई रोल हो सकता है? अक्सर होता है ना कि ऐसी आपदाओं में मानवीय दखल भी होता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो इशारा करती है कि मानवीय कारक, मतलब हमारी गतिविधियां, उन्होंने भी इस आपदा के असर को शायद बढ़ाया है। जैसे कि अनियोजित निर्माण, बिना सोचे समझे, खासकर नदी के किनारों पर या ढलानों पर कंस्ट्रक्शन करना, इससे जमीन कमजोर होती है। हाँ, ये तो है। सड़कों के लिए पहाड़ों को काटना, जंगल कम होना, इसका भी असर पड़ता होगा। जरूर पड़ता है। इससे मिट्टी का कटाव बढ़ता है, लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ता है। हो सकता है कि किसी कमजोर ढलान पर इसी वजह से लैंडस्लाइड शुरू हुआ हो, जिसने वो अस्थायी बांध बनाया। अच्छा। और फिर पानी की निकासी का सही इंतजाम ना होना, जब इतना पानी या मलबा आता है तो उसे निकलने का सेफ रास्ता नहीं मिलता, तो वो और ज्यादा तबाही मचाता है। और अगर पहले से चेतावनी मिल जाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो तो। हाँ, अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत हो तो लोगों को वहां से हटने का, सुरक्षित जगह जाने का समय मिल जाता है।
इसकी कमी भी नुकसान को बढ़ा सकती है। तो मतलब ये साफ है कि ये शायद सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं थी। इसमें अनियोजित विकास, तैयारियों की कमी, इन सब का भी हाथ हो सकता है जिसने इसे और भयानक बना दिया। बिल्कुल, ये सब चीजें अक्सर जुड़ी होती हैं। ये घटना हमें यही याद दिलाती है कि पहाड़ों में आपदाएं अक्सर कई चीजों का नतीजा होती हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाएं तो हैं ही, लेकिन क्लाइमेट चेंज और हमारा दखल ये मिलकर असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो उत्तरकाशी धराली की जो बाढ़ थी वो शायद सिर्फ बादल फटना नहीं थी। नहीं, ऐसा लगता तो नहीं। इसके पीछे GLOF हो सकता है या लैंडस्लाइड से बना कोई अस्थायी बांध टूटा हो सकता है, और साथ ही मानवीय कारक जैसे गलत तरीके से हुआ कंस्ट्रक्शन, जंगलों की कटाई, इनका भी रोल हो सकता है। ये सब मिलकर एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। सही कहा। और सबसे बड़ी सीख यही है कि ऐसी आपदाएं हमें बताती हैं कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही विकास करने की जरूरत है। ऊपरी वजहों से आगे बढ़कर गहराई में देखना होगा। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और लगातार विकास के कारण हिमालय जैसे नाजुक इलाकों में खतरा बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि भविष्य में ऐसी आपदाओं का असर कम करने के लिए और वहां रहने वाले समुदायों को सच में ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए कौन से ठोस जमीनी कदम उठाए जा सकते हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।